अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th के यूनिट 10 में एक्टिव पैसिव वॉइस का एक एक्सरसाइज है, उसको हम देखते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है एक्टिव और पैसिव में। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं और उनमें फ़र्क क्या है और क्यों कर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, और किसी स्टूडेंट को किस तरह से जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि वो अटेम्प्ट किस तरह से होते हैं, और एक स्टूडेंट किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये यूनिट 10 है, उसका एक्सरसाइज पेज नंबर 112 है। आप किताब अगर अपने सामने रखेंगे तो वहाँ पे एक्टिव और पैसिव के कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपसे कहा गया है कि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, लेकिन किस तरह से चेंज करें उसकी तफसील इस लेक्चर में हम देखते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है उस किताब के मुताबिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं, सबसे पहले हम वर्ड वॉइस को डिस्कस करते हैं कि वॉइस का क्या मतलब है, क्योंकि एक्टिव के साथ भी वॉइस है और पैसिव के साथ भी वॉइस है। वॉइस असल में कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब को। फॉर्म ऑफ वर्ब से मतलब ये वो फॉर्म नहीं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, बल्कि बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे जब आपको रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ साथ आपको वर्ब के फॉर्म्स भी सिखाए होंगे जब आप टेंसेस सीख रहे थे। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि फॉर्म मतलब एक्टिव के साथ क्या है और फॉर्म पैसिव के साथ क्या है। किस चीज़ का फॉर्म? वर्ब का फॉर्म। असल में हम देखें वर्ब जो है, नीचे जब हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्टिव में बयान करेंगे और किस तरह से हम इसको पैसिव में बयान करेंगे। इससे पहले कि फर्दर हम चले जाएं आगे, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इंग्लिश में SVO का जो स्ट्रक्चर है आपको पिछले लेसन्स में, पिछले लेक्चर्स में तफसील से बताया गया है। सब्जेक्ट S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट और V स्टैंड्स फॉर वर्ब, जबकि O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वो शख्स है या वो अमल करने वाला है जिसका अमल ये वर्ब है, और इस वर्ब का असर जो है उस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो यहाँ पे अमल करने वाला सब्जेक्ट है और जिस चीज़ पे अमल हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब हो रहा हो वो क्या है? वो ऑटोमेटिकली एक्शन है, वो अमल है जो कि सब्जेक्ट यानी फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर, मफूल के ऊपर कर रहा होता है। अब हम आते हैं, यहाँ तो वर्ब हमने लिखा और उसको मजीद दो हिस्सों में एक्टिव भी कर दिया और उसे पैसिव भी कर दिया। एक्टिव में अमूमन जब कभी भी अगर कोई ऐसा जुमला हम बोलें कि जिसमें स्ट्रेस हमारा सब्जेक्ट के ऊपर हो, काम करने वाले के ऊपर हो, इम्पोर्टेंस हम सब्जेक्ट को दे रहे हो ऑब्जेक्ट की निस्बत, तो अमूमन हम उसको एक्टिव वॉइस में बयान करते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस, ये किस पे आ जाता है? सब्जेक्ट पे आ जाता है। जबकि इसके बरअक्स पैसिव में यही चीज स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस ये हम ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस हम सब्जेक्ट को दे रहे हो, इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट को दे रहे हो, सब्जेक्ट हमारे लिए अहमियत ज़्यादा रखता हो बनिस्बत ऑब्जेक्ट के, तो अमूमन हम उसको एक्टिव सेंटेंस में
पेश करते हैं। और जबकि अगर ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्ट्रेस हमारा ऑब्जेक्ट पर है तो उसको हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। एक जुमला देख लेते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरे जो है जुमले में ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक जुमला यहाँ पे लिखता हूँ, असलम स्टोल माई वॉच। असलम ने मेरी घड़ी चोरी की। अब यहां पे स्ट्रेस और इंपॉर्टेंस असलम पे है, घड़ी पे नहीं है। मतलब मुझे अफसोस इस बात पर है कि असलम ने मेरी घड़ी चोरी की है। घड़ी तो मैं और भी खरीद सकता हूं बाजार से, घड़ी तो मुझे और भी मिल जाएंगी, लेकिन अफसोस मुझे असलम पर है कि असलम ने ये काम किया है। मतलब मुख्तलिफ नाम अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेस जब सब्जेक्ट को हम दे देते हैं तो उस पे हम उसको एक्टिव में बयान करते हैं। अब अगर दूसरी सूरत ये है, भले मेरी घड़ी को किसी ने भी चोरी की हो, लेकिन वो घड़ी मुझे किसी ने तोहफे में दी थी, बैरून मुल्क से मेरे लिए किसी ने वो घड़ी जो है सेंड की थी, अब वो घड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस जो है अपनी घड़ी को दे देता हूँ, असलम को नहीं दे देता। तो मैं इसको फिर पैसिव में बयान करूंगा। My watch was stolen by असलम। अब यहां पे स्ट्रेस मेरा वॉच है, माई वॉच वॉज स्टोलन बाय असलम, कि काश अगर मेरी और कोई चीज़ वो उठा के ले जाता, मिसाल के तौर पर सेलफोन ले जाता, अगर कोई मुझसे मेरी किताब वो ले जाता या कोई और चीज़ अगर वो मुझसे ले जाता तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। अफसोस इस बात की है कि माई वॉच वॉज स्टोलन बाय असलम, के स्ट्रेस यहाँ पे वॉच के ऊपर है कि ये वो तोहफा है, वो घड़ी है जो कि किसी ने मखसूस जो है मुझे दे दी थी, अब ये घड़ी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं असलम का कह रहा हूँ कि असलम हैज़ स्टोलन या असलम स्टोल माई वॉच। तो घड़ियाँ मैं और भी बाजार से बहुत खरीद सकता हूँ और वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे इस करने वाले पे है। यहाँ पे मैं स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ एक्टिव के सेंटेंस में, जबकि दूसरे जुमले में जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस अगर हम ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, स्ट्रेस हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिया कि माई वॉच वॉज स्टोलन बाय असलम, तो यहाँ पे वही जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस वॉच पर है कि कोई और अगर चीज़ उठा के ले जाता तो शायद इतना दुख हमें नहीं होता, क्योंकि माई वॉच यहाँ पे मेरे लिए स्पेशल ये वॉच है, इम्पोर्टेंस इस पे है, तो लिहाजा मैंने उसे पैसिव में बयान कर दिया। इसी तरह पैसिव को हम मुख्तलिफ मकामात पे इस्तेमाल करते हैं, बात के इख्तिसार के लिए या बाज़ औक़ात फ़ाइल को जो अमल कर रहे हैं, या बाज़ औक़ात जब हम सब्जेक्ट को अगर हम हाइड करना चाहें कि इस काम को किसने किया है, भी हम पैसिव में वो करते हैं। मिसाल के तौर पर माई वॉच वॉज स्टोलन, मैं भी असलम का नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे फिर पैसिव वॉइस यूज़ करना होगा। लिहाजा इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को है तो हम पैसिव में बयान करेंगे, जबकि स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस अगर सब्जेक्ट पे है तो हम उसी चीज़ को एक्टिव में बयान करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में किस तरह से जुमले तब्दील होते हैं। यहाँ पे वॉज नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने वॉज का इस्तेमाल किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। क्यों किया, उसके कुछ उसूल है, वो हम अभी देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम रूल्स देखते हैं, व्हाई टू चेंज और हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसे कि मैंने यहां पे आपको मिसाल दे दिया कि ये एक सेंटेंस है जिसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 3 खाने हैं। एक में सब्जेक्ट का खाना है, दूसरा वर्ब का एक्शन का खाना है और तीसरा जो है उसके ऑब्जेक्ट का खाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लेंगे। जो चेंजिंग हम करेंगे तो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, इस तरह से बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी जगह और मकामात जो है तब्दील हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्टिव में ये कहूँ कि द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो फिर पैसिव में होगा कि द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। अगर टीचर शुरू में सब्जेक्ट है और दूसरे जुमले में अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट टीचर बन गया और टीचर जो है स्टूडेंट बन गया और स्टूडेंट जो है वो टीचर बन गया, लेकिन मफहूम उसका वही रहेगा जो कि एक्टिव का मफहूम है। पैसिव का भी मफहूम वहाँ पे वही रहेगा, लेकिन उसमें स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस की बात होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तब्दील करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख कर दोबारा से इसको वाज़े करूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर आएगा और वो आपका खाना जो है वो इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, कोई उसमें दीगर जो फॉर्म्स है वो इस्तेमाल नहीं होते। अगर हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखें, तो इन तमाम में से जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में तब्दील करेंगे, ओनली एंड ओनली वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा, कोई और जुमला उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी बात जो कि बहुत अहम है यहां पे, वो है यूज ऑफ बाय। यूज ऑफ बाय हम यूज करेंगे, बाय फिर उस एक्शन के अंदर डूअर को दिखा रहा है, तो यहां पे बाय का इस्तेमाल जरूरी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद, जिसको हम थोड़ी देर के बाद सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते देखेंगे। चौथी बात इसके अंदर है सब्जेक्ट takes the place of object. Subject takes the place of object and object takes the place of subject, और use of third form को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद पांचवी बात जो उसके अंदर है, change of pronouns। subjective case into objective case, और दूसरी बात उसके अंदर है objective case into subjective case। अब हम इनको मिसालों से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 सेंटेंसेस मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इनको एक्टिव से पैसिव में इन कवानीन के तहत हम कैसे तब्दील करेंगे। जो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे देखी कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट का खाना है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब हम इसको सब्जेक्ट के पोजीशन पे ले आएंगे, यानी इंग्लिश को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, टीच जो है वो वर्ब है और अहमद क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। इंग्लिश। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इज आर एम लगाना जरूरी है उससे पहले। अब इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इसका इजाफा करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्यों हमने इस आर एम को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसकी तफसील बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन कवानीन को देखते हैं कि वो एक्टिव से पैसिव में किस तरह से लागू होती हैं। इंग्लिश इज
क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव में कुछ भी वर्ब हो, लेकिन पैसिव में वो थर्ड में चेंज हो जाता है। इंग्लिश इज टॉट बाय, यूज ऑफ बाय हमने इस्तेमाल किया। अब क्या है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम यहां पर लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ले आएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, अहमद है, तो यहां पे अहमद आएगा। अब हमने देखा ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, इंग्लिश इज टॉट, थर्ड फॉर्म द वर्ब इज आर एम के साथ, फिर यूज ऑफ बाय, फिर हमने वर्ब के फौरी बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिव में ये सब्जेक्ट है यहां पे, लेकिन ये कन्वर्ट होके या मूव करके ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो एक्टिव हमारा बना अहमद टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय अहमद। अब यहां पे अगर वही स्ट्रेस वाली हम देखें, अहमद टीचेस इंग्लिश, यानी बहुत सारे नामों में हमने एक नाम नुमाया कर दिया अहमद, अहमद टीचेस इंग्लिश। अब अगर ऑब्जेक्ट को हमने इंपोर्टेंस देना हो तो बहुत सारे मजामीन हैं, लेकिन हम बोलेंगे इंग्लिश इज टॉट बाय अहमद, नॉट द अदर सब्जेक्ट्स। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को यहां पे देखेंगे कि नवाज हेल्प्स द स्टाफ, यानी स्टाफ की मदद, जो लोअर स्टाफ है उसकी मदद नवाज करते हैं। तो सबसे पहले द स्टाफ यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो हम द स्टाफ को यहां पे लाएंगे, द स्टाफ। उसी तरह से इज आर एम, स्टाफ कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ हम इज यहां पे लगाएंगे। इसी तरह से यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प है तो हेल्प चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, जुमला हमारा इस तरह से बनेगा, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म में इसको चेंज किया। उसके बाद हम बाय यूज करेंगे, बाय आ गया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे तो बनेगा नवाज। नवाज हेल्प्स द स्टाफ इज हेल्प्ड बाय नवाज। तो वही हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो हमने यहां पे लिखा था वो यहां पे कन्वर्ट हुआ। आखिरी जुमला है आई ड्राइव द कार। अब द कार यहां पे ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और ड्राइव जो है वर्ब है। इसको उल्टा करेंगे, जुमला हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, द कार सब्जेक्ट की जगह पे है। इसी तरह कार भी एक है तो इज आर एम में से इज जो है उसके साथ सिंटैक्टिकली सुटेबल है तो हम लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म होगा ड्राइव, ड्रोव, फिर ड्रिवन, थर्ड फॉर्म इसका होगा ड्रिवन। द कार इज ड्रिवन, थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया। अब हम यूज करेंगे बाय, बाय। अब सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यहां पे आई है। अब यहां पे अहमद था तो यहां पे अहमद आ गया, यहां पे नवाज था तो यहां पे नवाज आ गया, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, वो चेंज नहीं होता। किसी भी चीज का नाम हो, अगर कॉमन नाउन भी है वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो पांचवी बात हमने यहां पे लिखी है, जो पांचवा कानून है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब क्या है कि अगर कोई सब्जेक्टिव केस है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस है तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देखें, ये सब्जेक्ट का खाना है, ये वर्ब का खाना है और ये ऑब्जेक्ट का खाना है। अगर यहां पे आई लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट का खाना है तो ये उसका सब्जेक्टिव केस है। अगर हम यहां से इस तरह लिखेंगे कि द कार इज ड्रिवन बाय आई तो गलत होगा, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आई को हम मी में तब्दील करेंगे। द कार इज ड्रिवन बाय मी, आई ड्राइव द कार इज ड्रिवन बाय मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को किस तरह से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंतहाई जरूरी है, और उसके साथ
अगर हम काम करने वाले को जाहिर करते हैं तो उसके साथ बाई का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मुकम्मल उस ऑब्जेक्ट के साथ बाई फ्रेज भी कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बात नज़र आ गई होगी कि आई को हमने मी में क्यों चेंज कर लिया। तो वहाँ पे ये दो उसूल हैं, सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव को हम सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन का एक टेबल मैं आपको बना के दे देता हूँ, जो कि नेक्स्ट फेज में यानी सेंटेंसेस में हमें इस टेबल को देख के बहुत मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, हम चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन अमूमन जो टेंसेस में हम सीख चुके हैं, आई, वी, यू, दे, he, she, it। अगर आई सब्जेक्टिव केस का काम करने वाला है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी, वी का बनेगा अस, यू ही रहेगा, दे चेंज हो जाएगा देम में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, और शी चेंज हो जाएगा हर में, जबकि इट उसी तरह से कायम रहेगा। अब मैं दो जुमले आपके लिए लिखता हूं यहां पे, उसमें देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव के जो है सब्जेक्टिव में चेंज हो जाता है। यहां पे एक जुमला लिखता हूं, आई टीच हिम, आई टीच हिम, शी हेल्प्स अस। अब इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाना होता है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे इम है, तो हम हिम से जुमला शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट के खाने में ला रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिम की जगह हमें दोबारा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो सब्जेक्ट का है। ही इज taught by, आई की जगह पे क्या हुआ, मी। अब इस दूसरे जुमले को हम देखते हैं, she helps us। us ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो us का सब्जेक्टिव केस we है, तो जुमले को हम we से शुरू करेंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इस वजह से हमने is यूज किया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे हम उसको are इस्तेमाल करेंगे। we are helped, third form of the verb, by, we are helped by, she changes into her। अब इन जुमलों पे हम गौर करेंगे कि एक्टिव में आई था, लेकिन वो पैसिव में मी में तब्दील हो गया। इसी तरह से एक्टिव में हिम था, लेकिन वो पैसिव में ही में तब्दील हो गया, हिम से ही में तब्दील। पहले में इधर से उधर गया, लेकिन दूसरे पर उसमें पैसिव में हिम से ई की तरफ ही आया। इसी तरह शी हेल्प्स अस, शी से किसकी जानिब आया, हर की जानिब आया। इसी तरह से अस है, अस से वापस वी की तरफ चला गया। तो हम ये कह सकते हैं वाज़ेह तौर पर, इन मिसालों से वाज़ेह है कि अगर जुमले में आपको आई नजर आए तो उसको मी में तब्दील कर दो, और अगर मी नजर आए तो आप उसको दोबारा से आई में तब्दील करना है। इसी तरह से अगर वी अस में जाता है, अगर अस वहां पे है तो ये दोबारा वी में आएगा, यू का यू ही रहेगा। तो ये तीर जो मैं आपको लगा के निशान दे रहा हूं, इसका ये मतलब है कि ये इंटरचेंजेबल है। यू और इट उसी तरह से रहेंगे, वी अस में, अस दोबारा वी में, अस्ता दोबारा वी में आया। तो इसी तरह से शी हर में, हर दोबारा शी में, ही हिम में, और हिम दोबारा ही में। ये हमने बहुत ख्याल रखना है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये सब्जेक्टिव केस हम दोबारा से
ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, अगरचे वो उसमें है पैसिव में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव केस चेंजेस इनटू सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई था, ये ऑब्जेक्टिव मी में चला गया, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे यानी मी है तो ये दोबारा से आई में कन्वर्ट होगा। तो इस टेबल की मदद से अगर कोई ऐसा जुमला जिनमें एक्टिव में प्रोनाउन हो तो पैसिव में प्रोनाउन को हमने किस तरह तब्दील करना है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। इसको आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और पैसिव के रूल को हमने देखा है कि वॉइस क्या है। वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फॉर्म ऑफ द वर्ब कि अगर वो एक्टिव में है तो वो क्या कर रहा है कि वो स्ट्रेस और इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को दे रहे हैं, और यही फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में है तो ये ऑब्जेक्ट को जो है इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसके बाद हमने इसके कवानीन को देखे कि किस तरीके से हम एक जुमले को दूसरे जुमले में, मतलब एक्टिव को पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, ये उसकी तरतीब थी। पांचवी बात पे हमने ये देखी कि किस तरह से प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। सब्जेक्टिव केस की ये लिस्ट है और ऑब्जेक्टिव केस की ये लिस्ट है, ये इंटरचेंजेबल है। एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में मी होगा, और अगर पैसिव में मी है तो एक्टिव में आई होगा। एक्टिव में दे है तो पैसिव में देम होगा। अगर एक्टिव में देम है तो ये दोबारा पैसिव में दे से शुरू होगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस वॉइस या वर्ब के टेंस से ताल्लुक रखता है। आपकी आसानी के लिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सामने रख के हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। अब एक और अहम बात जिसमें टेंस की तब्दीली है, एक टेबल मैं आपको बना के नेक्स्ट लेक्चर में दे देता हूं कि जिसमें हमें ये मदद मिलेगी कि कौन कौन से टेंसेस एक्टिव से पैसिव में पॉसिबल है और कौन कौन से पॉसिबल नहीं है या अनकॉमन है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको बहुत इस्तिफादा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।